बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ख़वातीन हज़रात, कोरोना से लड़ने का सिलसिला इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। तमाम हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं। आज उसके हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, जिसमें एक आज जो सामने आई, बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी यंग डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की। वो मुतालबा कर रहे थे हिफाजती किट्स के हवाले से, और वहाँ पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस ने जारहाना तौर पर उन्हें रोका। ये वाक़या इससे पहले बलूचिस्तान में हो चुका है। याद है कि इस वक्त सिर्फ पंजाब में जो मुतासिर डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद 50 से ज़ायद है, और पूरे मुल्क में ऐसे डॉक्टर्स जो कि कोरोना की वजह से कोरोना मस्बत होने का शिकार हैं, हिफाजती किट्स और मुनासिब उनको हिफाजती जो मास्क और चीज़ें मुहैया ना होने की वजह से उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। सो इस बारे में हुकूमत जो है वो क्या आइंदा आने वाले दिनों में तजावीज़ और हिकमत अमली पे गौर करेगी। याद रहे कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने अपने सो मोटो नोटिस में भी इजहार बरहमी किया था, और उन्होंने भी इक़दाम के ऊपर इजहार इत्मीनान जो है वो नहीं किया था, और ख़ास तौर पर उन्होंने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को लेकर जो है कुछ सवालात उठाए थे। एक और चीज़ जो कि हम पिछले दिनों सुन रहे थे कि पावर सेक्टर से मुतालिक एक अहम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। वो रिपोर्ट जब काबीना के सामने पेश की गई तो वहाँ पर मुशीर बराए तवानाई नदीम बाबर साहब जो हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की, उन्होंने उस रिपोर्ट की मुखालफत की और IPPs की हिमायत की। ये क्या मामला है? और चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में एक बात कही थी कि काबीना में मुबैना तौर पे करप्ट जो मुशीर हैं उन्हें लगाया गया है। एक और बात जो सामने आई है जो बहुत अहम है, मुशीर तिजारत जो कि रज़ाक दाऊद साहब थे, जब चीनी की एक्सपोर्ट से मुतालिक फ़ैसले जो हैं वो किए जाते रहे, और ECC और काबीना की जो मीटिंग हुई है उसमें उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उनके बारे में उनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। तो इस बारे में हुकूमत अब किन चीज़ों के ऊपर गौर करेगी? इसके साथ साथ आपने देखा है कि वफाक और सिंध में कोरोना को लेकर मुसलसल सियासत बदकिस्मती से सामने आ रही है। कौन इस वक्त सही है और कौन गलत है? जबकि चीफ जस्टिस साहब ने जब तकसीम किए गए 8 अरब रुपयों का हिसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगा तो वो भी नहीं दिए गए, और कहा गया कि उसको बड़ी खैरात को बड़ी चुपचाप जो है वो तकसीम किया गया है। सो कहीं और वज़ीर आज़म जो है वो उन वफाकी वज़रा को शाबाश देते हैं काबीना में जो कि सिंध हुकूमत के इक़दाम के ऊपर तनकीद करते हैं। सो ये मामला जो है ये क्या हैं और इसमें किस तरह से बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। याद रहे कि आज 2 अहम ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास किए गए, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस है, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अफराद और लोग हैं उनको दी जाएगी सहूलत, और उसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस पास किया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो आज खुद नोटिस लिया था उसमें उन्होंने पार्लियामान के वर्किंग के ऊपर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 47 अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये जो काबीना है इसका क्या काम है अगर कानून साजी नहीं करनी। तो आज भी ये दोनों अहम जो फैसले आए हैं ये भी ऑर्डिनेंस की सूरत में से आए हैं। सो पार्लियामान से अप्रूव करा के वो जो एक पार्लियामान का सिस्टम है, निज़ाम है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा। ये तमाम इशूज़ है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ तू हैं मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे डॉक्टर निसार अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी डॉक्टर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी मेंबर नेशनल असम्बली कंवल शौज़ेब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी कंवल। और नदीम असगर कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मैं कायरा साहब आपसे ही पूछ लूँ अगर कि वफाक और सिंध में क्या चल रहा है, क्यों ये मामला जो हैं वो इस दर्जे उलझे में? देखिए, पहली बात यह है कि जी सिंध ने क्या किया है कि जो ज़रूरत महसूस हुई है, जो मिनिस्टर हज़रात उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्या एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी सिंध जो है वो वफाक के ऊपर बात कर रहा है। उन्होंने सिंध ने क्या कहा? सिंध ने सिर्फ इतना कहा कि जो टेस्ट किट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, जिसके ऊपर 1 माह के बाद आप देखें मामले खसूसी जो थी वो मौजूद हैं, डेली TV पर आती हैं। उन्होंने 1 माह बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद नहीं की। उसके बाद वाडा साहब आ गए, फिर आगे अली जैदी साहब आ गए। 1 माह के बाद इनको क्या ज़रूरत महसूस होगी कि सिंध इनको नाकाम भी नज़र आ रहा था, अफरा तफरी भी नज़र आ रही थी। फिर जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि जो खुराक नहीं पहुंचाई जा रही लोगों के पास। भाई देखें, 22 करोड़ में से 6 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। उनको कोई भी दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं इल्ज़ाम देता, कोई भी गवर्नमेंट हो वो उनको खुराक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो स्टेप्स जो मेजर्स सिंध गवर्नमेंट ने उठाए थे वो तमाम के तमाम तो वफाक ने भी उठाए हैं, दूसरे सूबों ने भी कहा उठाए है हैं। ना कि कोरोना वायरस में हुकूमती तरजीहात गलत है।
यानी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कुछ और है, सूबों की पॉलिसी जो है वो कुछ और है, सोच कुछ और है, वो आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं एक पेज पे। जी बिल्कुल, आप देखें ना, पहली बात यह है कि जिस दिन सिंध ने कहा कि हम लॉकडाउन करना चाहते हैं, सख्त लॉकडाउन करना चाहते हैं, कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि नहीं, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, बेरोजगार लोग हैं, ये होगा। तो दूसरे दिन क्या वजह बनी कि केपीके में भी उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है और बलोचिस्तान में भी उनकी गवर्नमेंट है, उनको तीनों सूबों में क्या वजह बनी लगाने की? बिल्कुल सही। तो कमल, फिर बिलावल साहब ने तो ठीक कहा। आपके ख्याल में वजीर आजम का काबीना में शाबाश देना या अप्रिशिएट करना कि उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को खोल के अवाम के सामने बयान किया, वफाकी वज़ीर जिसमें अली ज़ैदी साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, इसके पीछे क्या मसलहत है, क्या वजह है, और क्या वजीर आजम को एक ऐसे वक्त पे जबकि कौमी यकजहती की फ़िज़ा कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस तरह इंतशार और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत के को अप्रिशिएट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरा। आई डोंट नो, आपने बयान किया है तो साथ ही आप जजमेंटल भी हो रही हैं और एक साइड खाम खाम में वज़ीर आज़म के ऊपर नाम आ गया। हमें पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। एक दिन सॉरी कमल, मैं काबीना की जो मीटिंग है, ये जो हेडलाइन खबरों में जो छपी है, मैं उस खबर से आपसे जी मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने आपकी बात सुन ली। इट्स नॉट जजमेंट, इट्स अ न्यूज़। मैं आपकी बात मैं बता रही हूँ ना जी, मुझे अब जवाब देने दें तो मैं क्लियर कर देती हूँ जो आपने सवाल किया। जी जी हाँ, तो बात सारी ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने 1.5 महीना पूरे तनकीद सुनी है, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये जो वहाब साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब और मुराद अली शाह साहब, हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें से 30 मिनट की कॉन्फ्रेंस में से 27 मिनट उनका फोकस ये होता है कि इमरान खान साहब के फैसले गलत हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कन्फ्यूज़्ड हैं। और बाकी उनके तमाम तर्जुमान या जो भी स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि हम उनके साथ बैठते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि ये बताएं कि मुराद अली शाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया जब उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस पर ना वो सवाल सुनना पसंद करते हैं ना जवाब देना पसंद करते हैं। बात सारी ये है कि अभी तक इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये हुकूमत है सिंध की 12 साल से, और सिर्फ ये ऑपोजिशन नहीं है कि इनका सिर्फ एक काम नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वफाक पे तनकीद करनी, इनके पास मैदान है। 18वीं तरमीम में जितना पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन है किसी का नहीं है, और ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी हर सूबे ने अपनी खुद से लेनी है। वज़ीर आज़म के को आप अगर एक टारगेट बना के और उनको उनके बारे में आप कन्फ्यूजन क्रिएट करें और उनको हर वक्त आप तनकीद का निशाना बनाएं और इस चक्कर में उनके पीछे छुपने की कोशिश करें और अपनी जो ड्यूटी है या अपने जो रिजल्ट्स हैं वो ना दे सके, तो ये तो बर्दाश्त इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको गलत बताया जाता है। 20,000 किट्स दी गई, सिंध ने वो टेस्टिंग में यूज़ नहीं की और उसके बाद उन्होंने वफाक को वापस भेज दी, वो आज भी इस्तेमाल हो रही हैं और उनके बिल्कुल सही रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई है, फवाद चौधरी साहब ने भी पॉइंट आउट किया था ना कि किट्स का सही काम नहीं कर रही हैं और किट्स जो है वो सही प्रोवाइड की जाएंगी, तो उनकी तरफ से भी आया था ये बात। देखिए मुझे उनकी बयान का पता नहीं, मुझे तो ये पता है कि जो नेशनल हेल्थ है वो किया था। जी सुन लेना, उन्होंने खुद ही कहा है कि किट्स जो है वो सही नहीं है और किट सही रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं, और उनकी जो इन्होंने वापस की थी वो रिजल्ट सही दे रही है। जी जी मुझे जरा बात करने दे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी जवाब देने दे। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि सिंध की अगर आवाम सफ़र करेगी और लॉकडाउन पे सारे मेडल्स और इलेक्ट्रा लेके और चैंपियन ट्रॉफी लेने के बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचाई जाएंगी, लाड़काना इनने 200 के MNA हमें नज़र नहीं आएंगे कि वो कहाँ हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हस्पताल है वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं उसकी कोई फुटेज दिखाई नहीं जाएगी, उमरकोट का हॉस्पिटल नहीं दिखाया जाएगा, ठट्टा और बदीन के अस्पतालों की हालत नहीं दिखाई जाएगी और नहीं दिखाया जाएगा कि आवाम वहाँ पे क्या करिए, तो वो सिंध के अंदर आते हैं। सिंध का मतलब सिर्फ कराची नहीं है, लेकिन कराची भी अगर बात करें तो 2.25 करोड़ आबादी का है। 32 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके गवर्नर साहब जो है वो अगर सखर का दौरा करते हैं तो ये मुनासिब है आपके ख्याल में, जबकि आप लोग तो खुद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। नहीं मेरी बात सुने, ये खबर है ना? नहीं मेरी बात सुने, नहीं ऑस्टेरिटी और खबर की बात नहीं है। आप इस वक्त कोरोना की बात कर लें या प्रोटोकॉल की कर लें, जो मैं एक अपना आर्गुमेंट दे रही हूं, मुझे वो कंप्लीट करने दें, फिर हम उस पे आ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रिपील कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से, हर पाकिस्तानी से कि वो उसमें खैरात दें, चंदा दें ताकि लोगों की मदद की जा सके। तो हुकूमत जो है वो अपने जो खर्चे हैं उनको क्यों नहीं समेट रही? इस वक्त 32 गाड़ियों का कारवां जो है वो ज़रूरी था।
देखिए, सिंध में गवर्नर साहब अगर गए हैं मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन बात सारी है कि हुकूमत ने जितने अपने खर्चे कम किए हैं, और ये एक अब अलग टॉपिक है क्योंकि पिछला सवाल का जवाब मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया था, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स जितने पीटीआई हुकूमत ने आते लिए हैं, जिसके बारे में बातें बहुत हमने सुनी है, पर्सनली वजीर आजम ने अपने खर्चे कम किए हैं, वो अपने घर में रहते हैं, वो उधर से कोई हुकूमत के ख़जाने से कोई चीज़ नहीं लेते, हम लोग नहीं ले रहे हैं, बाकी जितनी है कट डाउन किए हैं। सिंध में तो हमें आप मुझे सिर्फ डिलीवरी बता देना, क्योंकि जब आप टॉल क्लेम्स करते हैं हमें इनके लॉकडाउन और उसको फॉलोड बाय अदर जो सूबे जिनका ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। किसी ने भी सिंध को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को फॉलो किया था। अच्छा, एक चीज दूसरी बात ये है कि जब आपने लॉकडाउन का अनाउंस किया, मुझे 1 मिनट पहले सवालों के जवाब देने दें प्लीज, मुझे बार बार इंटरप्ट ना करें, मुझे पिछले का आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप अगला सवाल करें जी। अब देखिए, जिस वक्त आपने लॉकडाउन किया, आपने कहा हमने सारी तैयारी कर ली, हम लोगों को घरों में राशन पहुंचाएंगे। सिंध हुकूमत सिर्फ ये नहीं कह सकती है कि सिंध में रहने वाले या कराची में रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी हैं, इसलिए कि हमारे इलाकों, मेरा इलाका साउथ पंजाब है, हमारे इलाकों के लोग इनके इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 1 महीने से फंसे हुए थे और वो बिस्किटों को खा खा के गुजारा कर रहे थे। यहाँ से हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि हम उन्हें ईजी पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर सकें। जिस तरीके से लॉकडाउन हैप्पैज़र्डली किया गया, तनकीद इसलिए बनती है कि 14 MNAs जो हैं वो हम उससे आगे आ चुके हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग उनको आवाजें दे रहे, पूछ रहे हैं, तो जाहिर है हुकूमत जो वहां पे मौजूद है ऑन ग्राउंड उसके साथ बात करेंगे तो आगे काम चलेगा। ठीक है। और शैला रजा साहिबा एक प्रोग्राम में क्लेम कर रही है कि 2 लाख से ज्यादा राशन हमने बांट दिया कराची में, 2.25 करोड़ की आबादी है कराची की, 2 लाख राशन, तो क्या मतलब आप किस तरीके से चीजों को चला रहे हैं। फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के अंडर जब पैसे ट्रांसफर करने जाएं तो इस बात पर लड़ाई होती है कि इनका पूरा भुट्टो साहब का फैमिली ट्री क्यों नहीं वहां पे लगाया गया, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही था। भाई अगर था भी तो मुझे बताएं, वो क्या जरदारी साहब पर्सनल उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जेब से तो नहीं खर्चा होता। जी ठीक है, आपके पॉइंट्स आगे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, डॉक्टर साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, यानी एक इतना बड़ा आलमी मसला है इस वक्त जिससे हम निपट रहे हैं, और अगर मुख्तलिफ सियासी जमातों को देखा जाए, आज ये जो एहतजाज हुआ है यंग डॉक्टर्स का पंजाब में, बदकिस्मती के साथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है और खासा लंबे अरसे तक रही है, तो अस्पतालों में ये हिफाजती किट्स क्यों नहीं इस तरह की मौजूद थी, और ये मेयर्स, ये जो नाकामी है, इसका मलबा क्या आपके ऊपर आएगा? इस हुकूमत के इकदाम जो है वो काफ़ी नहीं है जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा देखें, एक तो मुझे उतना टाइम तो मिलना चाहिए जितना आपने कमल को दिया है, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है आपको तो 30 साल मिले। जी जी फरमाइए डॉक्टर साहब। चीमा साहब 30 साल मिले पाकिस्तान में आपको, जितना टाइम का हमने, हमारे जितना टाइम आपको। जी डॉक्टर साहब देखिए, नेशनल इशू है, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि बाज़ चीज़ों की निशानदेही बहरहाल ज़रूरी है ताकि हम गलतियों से सबक सीखें। इसमें मैं समझता हूँ कि कोरोना से डील करने के हवाले से ना फेडरल गवर्नमेंट की कोई बदरीती है, ना किसी सूबाई हुकूमत की बदरीती है। हाँ, बाज़ जगहों पे गफलत हुई है, बाज़ जगहों पे नाअहली और बदइंतज़ामी का मुजाहरा हुआ है, उसकी ज़रूर निशानदेही होनी चाहिए। जिस तरह बार बार हुआ है तफ्तान बॉर्डर पर, जिस तरह गफलत का मुजाहरा हुआ सब ने सुना है, जिस तरह ये है कि वहाँ पे और फिर ये कोई स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं, जिस तरह लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा गया, आगे भेजा गया, केसेस बहुत बढ़ गए। जिस तरह यह है कि मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत बर वक्त, उन्होंने भी, गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत बर वक्त लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदी लगाई, आइसोलेशन सेंटर कायम किए। उस वक्त बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट तजब्जुब का शिकार रही, कन्फ्यूजन का शिकार रही, डिसीजन मेकिंग पावर का मुजाहरा ना कर सकी बर वक्त। लेकिन यह है कि कोई बदरीती नहीं, मैं ये कि फिर ये दोहराऊंगा, इसमें किसी हुकूमत की, सूबाई और वफाकी हुकूमत बदरीती नहीं है। इसमें यह है कि हमने मिल के इस मसले को डील करना है। ठीक है, देखिए, मुझे यकीन है कि जो प्रोटोकॉल की आपने बात की वो भी ये है कि वो खुद ज़हनी तौर पे कमल कभी उसकी तायद नहीं कर सकती। अगर गवर्नर ने इस तरह यह है कि लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल लेके गई हैं, वो ये है कि जिस तरह भी चाहे उसको डिफेंड करे, लेकिन यह है कि खुद वो ये ज़ाती तौर पर उसकी तायद नहीं करेंगी। दूसरी बात यह है कि सिंध में जिस तरह बाज़ जगहों पर जिस तरह वो तकसीम हुआ है राशन, जिस तरह वीडियो कई वायरल हुई है, आपने देखी होगी कि जिस तरह लोगों को, गरीब लोगों को देहात में, उनको ये उनसे नारे लगवा के, ये कौन आपको दे रहा है, ये इमरान खान दे रहा है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवा के, उनको बाकायदा नचवा के, तो उनको ये एक रिलीफ के जो बैग दे रहे हैं, किस कदर बदकिस्मती की बात है, इंसानियत की भी तौहीन है। ये मुझे यकीन है कि ना ये है कि इस तरह के वाकयात की कमल कोई तायद करेंगी, ना ये कि इनके कोई जो भी सेन एलिमेंट्स है कभी उसकी तायद नहीं करेंगे। ये बहुत गलत है। और ना ये है कि ये रिलीफ के जो
जो बैग हैं उनके ऊपर किसी हुक्मरान की तस्वीर होनी चाहिए। अगर इससे पहले कभी यह है कि कभी भुट्टो साहब की या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तस्वीर थी, वो भी गलत थी, वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये देखें, ये वो लोग जो है गरीब लोग हैं, वो हकदार हैं इसके। ये कौम का पैसा है, किसी की जेब से नहीं जा रहा, और ये कि कौम के मुस्तक तबके को जा रहा है, और ये उनका ये हक है। इस ये कड़े वक्त में उनकी मदद करना हम सबका फर्ज है। इसमें यह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपने बात की, देखें यहाँ पे यंग डॉक्टर्स की आपने बात की, देखें जब आपको पता है कि डेंगू का यहाँ पे हमला हुआ है, जो वबा आई है, जो बहुत बड़ा एपिडेमिक था, दुनिया में सबसे बड़ा एपिडेमिक था डेंगू का, जिस तरह शहबाज शरीफ की क़यादत में वार फुटिंग पे काम हुआ और जिस तरह विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उस पर काबू पाया गया। मैं खुद आपको पता है कि सर, लेकिन आपके सामने है सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स जो हैं वो कम है, वो नहीं है उतने, सीटी स्कैनर्स नहीं है जो कि चाहिए हैं, जो हैं वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। मेरी गुजारिश सुन ले, जो कुछ देखे, जो कुछ आप अंदाजा कर लें, आप ये है कि ये केपी से किसी को जो हेल्थ का जो कोई स्पेशलिस्ट हो, जो इनके जो जानता हो कि इन्होंने क्या किया पिछले 6.5 साल में, पौने 7 साल में, उसको बिठा ले मेरे साथ, मैं भी बताऊं कि हमने 5-10 साल में हमने क्या किया पंजाब में, इन्होंने क्या किया, कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कितनी नई लेबॉर्टरीज बनाई हैं, कितने स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे बनाए हैं। मुकाबला कर रहे हैं आप। देखें, ये बात सही है कि ये जो कुछ हिफाजती किट्स का इंतजाम होना चाहिए था बर वक्त नहीं हो सका। इनके पास तो वक्त था। देखें, जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हमने फैसला कर लिया था 15 जनवरी को हमने इसके खिलाफ स्टेप लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, लेकिन 2-2.5 महीने बाद तक हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये जो हिफाजती किट्स नहीं थी। ना ये है कि और कोई इंतजाम कर सके, ना हम आइसोलेशन सेंटर काम कर सके, बल्कि फरा आप ये हैरान होगी सुन के कि चंद दिन पहले तक सिर्फ पूरे पंजाब में एक लेबॉर्टरी थी पब्लिक सेक्टर में, जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लैब थी, जो शहबाज शरीफ के दौरे में बनी थी। सिर्फ उसमें ये कोरोना टेस्ट हो रहे थे। वजह क्या थी कि हम अपनी बाकी लेबॉर्टरीज को अपग्रेड नहीं कर सके टू द लेवल ऑफ बायो सेफ्टी लेवल 3 जिसको कहते हैं, जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सकते। अब ये है कि 5-6 लेबॉर्टरीज जो है इनको अपग्रेड किया गया काफी देर के बाद। सारा कुछ क्राइसिस में ही करना होता है। वो जैसे आपने अगर महकमा सेहत या अस्पतालों के ऊपर अगर उनकी करनी थी कैपेसिटी बिल्डिंग, वहां पे स्कैन्स लगाने थे, वहां पे मशीन लोगों के, तो ये तो पिछली हुकूमत भी कर सकती थी ना सर। हमने तो देखे, मैं आपको बताऊं कि मैं तो अगर आपको गिरवाऊं कि हमने कितने नए अस्पताल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज नए बनाए, कितने सीटी स्कैन लगाए, कितने एमआरआई असली वाले बताइएगा चीमा साहब, जो जमीन पे मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं। मुकाबला कर लें। और दूसरी बात जो है अब ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है। 3 चीजें जो है मैं उसकी निशानदेही करना चाहूंगा, 3 बहुत जरूरी हैं। ये मैं कमल के भी नोटिस में आना चाहिए ताकि अपनी गवर्नमेंट से ये कहें। एक तो ये कि देखें, इस वक्त उस वक्त तो डेंगू के दौर में तो हमने ये है कि ये बाहर शहबाज शरीफ ने बाहर भेजा लोगों को, जो हेल्थ प्रोफेशनल से ट्रेनिंग के लिए, थाईलैंड, श्रीलंका। अब ज़ाहिर बाहर नहीं भेज सकते, ना एडवाइजेबल है। लेकिन आप चाइनीज गवर्नमेंट से ये कहें कि वीडियो लिंक के जरिए हमारे जो है फ्रंट लाइन हेल्थ के प्रोवाइडर्स जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनकी ट्रेनिंग करें। और उस ट्रेनिंग सेशन में इस तरह के जो ट्रेनिंग सेशन हो, उसमें हमारे जो टीचिंग अस्पतालों के, डिविजनल और DH के अस्पतालों के स्टाफ जो है बड़ी आसानी से उसमें इस्तेफादा कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जहां जहां उसकी कमी है फौरी तौर पर पूरी की जाए, बहुत जरूरी है। और देखे, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये तो ये बहुत बुनियादी नौयत की चीजें हैं, रिक्वायरमेंट से होनी चाहिए। और एक आखिरी बात जो है फरा, ये कि गवर्नमेंट को ये जो है ना, ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया वो उसको खुदा न खास्ता कोई स्टिग्मा ना लग जाए, कोई अछूत ना उसको करार दिया जाए। उसको तसल्ली दी जाए कि अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, बड़े आराम से वो जो है पर्सनल आइसोलेशन में जा सकता है, अपने घर पे उसकी आइसोलेशन। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त है, करना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के लिए कंटिन्यू करेंगे। कुछ आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं आपकी तरफ कायरा साहब, मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब अगर पूछें कि आपने 8 अरब रुपए कहाँ तकसीम किए हैं, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड ना हो, तो फिर इसको क्या कहा जाए? मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले ये एक बात करना चाहता हूँ। मैं इमरान खान साहब को एक बात पर सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब ने किया है कि प्राइम मिनिस्टर और हुकूमतें हमेशा
चैरिटी करती हैं। इन्होंने ईदी वालों से 1 करोड़ का चेक लेकर और तस्वीर बनाकर पूरी कौम और पूरी दुनिया को बताई। और देखने वाली बात यह है कि आप पूरी दुनिया से, ओवरसीज से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में आप हमें इमदाद करें, लेकिन काबिल गौर बात है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं, एक तो कोरोना से मर रहे हैं, दूसरी वो डेड बॉडीज़ हैं, वो अपील कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से भी अपील करना चाहता हूँ, खुदारा उनकी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान के कैसे सर, ये मुख्तलिफ मुल्कों के प्रोटोकॉल्स हैं, वो अपने बच्चों के मुंह देख लें, अपने बच्चों के मुंह देख लें जो आपको पैसे देते रहे, अपनी जगह इस वक्त लोग फंसे हुए हैं बाहर, उनका माना पहली बात यह है कि जिस तरह आप लोगों को मुंह रहे हैं उसी तरह आप उनके लिए भी कोई अरेंज करें, उनकी भी डेड बॉडीज जो है वो वापस आ सके। हाँ, अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। जो आपने कहा वो 8 अरब नहीं है, 1 अरब 8 करोड़ है जिसकी आपने बात की है। और 1.8 अरब जी, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील भी दी कि हमने किस किस तरीके से किन किन डीसीज को, कमिश्नर्स को या हॉस्पिटल्स को पैसे दिए हैं, वो उसकी तफसील आ गई है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें जो असल ज़रूरत है फरा वो ये है कि हम बेहतरीन। कमल ने जो पॉइंट उठाया है कि अगर आप कर्फ्यू लगाना आपका अच्छा फैसला है, लेकिन लोगों को राशन पहुंचाना, उनको खाने पीने का बंदोबस्त करना भी तो एक फैसला है ना जो आवाम के लिए जरूरी है। अपना फरा ये पहले बात बताएं कि ये सिंध के लिए सिर्फ सिंध ने करना है, वफाक ने कुछ नहीं करना। 18वीं तरमीम आप ही लोगों का एक फैसला है ना, आप लोगों, उसके बाद ये तमाम सेहत भी आपका मसला है। अच्छा, और खुराक का मसला सिर्फ सिंध में है, केपीके में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ कि आपको सिंध का नजर आ रहा है कि खुराक लॉकडाउन जो है वो सिंध ने किया है, क्या यहाँ पर गाड़ीदार को खाना उनके घर पर पहुंचा रहे हैं? देखे ना, अगर सीएम पंजाब जो है वो खाना तमाम के तमाम लोगों को उनके घरों में पहुंचा रहे हैं और सिंध नहीं पहुंचा रहा, तो मैं समझता हूं कि सिंध कसूरवार है। अगर केपी के तमाम दिहाड़ीदार लोगों को खाना उनके दरवाजे पर पहुंचा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सिंध कसूरवार है। अगर ये नहीं है, ये मसला है 6 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, ना सीएम पंजाब को देता हूं, ना सिंध को देता हूं, ना केपीके को, ना बलोचिस्तान को, और ना दूसरी एजेके और जीबी को। लेकिन बात यह है कि आज देखें जीबी में, चले सिंध को तो आप छोड़ दें, जीबी में वफाकी गवर्नमेंट ने उनको इतनी भी पैसा नहीं दिया कि वो अपने लोगों की इमदाद कर सके। सिर्फ चाइना ने उनको इमदाद दिया, जीबी में वफाकी गवर्नमेंट ने उनको इमदाद तक नहीं दी। ये काबिल गौर बात है। आप सिंध को छोड़ दें, इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। जिससे बात करें वो कहता है हमें छोड़ दें, दूसरा जो है वो ज्यादा मसला। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पावर सेक्टर स्कैंडल जो है उस पे आईपी से 100 अरब वसूली की सिफारिश जो है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की गई थी। कमल, अभी जो काबीना में बात हुई उसमें आपके मुशीर बराए तवानाई नदीम बाबर साहब, जिन पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगता रहा है कि वो भी आईपीपीस के मालिकान में से हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल कंट्रोवर्शियल कर दिया। उन्होंने मोहम्मद अली साहब जो कि इस कमेटी के जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट बनाई है उनके ऊपर बदनीयती का इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि आईपीपीस ने तो इतना मुनाफा कमाया ही नहीं। अब एक तरफ चीनी का स्कैंडल आता है तो जहांगीर तरीन साहब कह देते हैं कि 80 शुगर मिल्स हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है। तो आप समझती नहीं है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुबैना करप्ट लोग काबीना का हिस्सा है, मुशीर लगाए में है? देखिए फरा, पहले तो मैं 2 पॉइंट्स ज़रा क्लियर कर दूं। डॉक्टर साहब ने उठाए थे, मुझे मौका नहीं मिला। इनको बता दूं कि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स जो हैं वो तकरीबन पिछले 1 महीने से किंग एडवर्ड कॉलेज में अपने पाकिस्तान के जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं मेडिकल हेल्थ के, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अंडर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। दूसरा जो इन्होंने लैब्स का कहा था, तो रिसेंटली भी 4 से ऊपर की लैब्स जो हैं वो अपग्रेड हो चुकी हैं। कोरोना के ऊपर आइसोलेशन सेंटर्स और हॉस्पिटल 8-9 दिन के अंदर जो है एक्सपो सेंटर में एक हॉस्पिटल पूरा बनाया गया। तो पंजाब हुकूमत काम कर रही है। दूसरा एक सिर्फ पॉइंट, जी हाँ, और दूसरा बता दूं कि जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था कि जब सिंध से परफॉर्मेंस पूछा तो कहते हैं बाकियों ने क्या किया, हम क्यों अपनी बात बताएं। अगर बाकी नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जस्टिफाई कर लेंगे कि जी 6 करोड़ आवाम जो आपके अंडर आ रही है, जब आपने क्रेडिट लेना होता है, अवार्ड लेना होता है कि हमने सबसे पहले किया, हमने सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया, तो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस अपने हिसाब से बतानी होती है। तो हमारा सिर्फ पॉइंट भी यही था और तनकीद भी यही थी कि आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्लान किए बगैर किया और उसके बाद उसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा लिया। और अभी भी आप देख लें जो इनकी भी रवैया है
कि तनकीद सारी जो है वो हम फौरन तनकीद करना शुरू कर दें ताकि हमसे ना कोई हमारी कमल परफॉर्मेंस प्लीज पूछे। सवाल पे आइएगा। तो जब आपने नदीम अवाम बाबर को बंद साहब, किया था वो भूख कॉन्फ्लिक्ट से ऑफ इंटरेस्ट, जी रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर भी इसी तरह की बात आई है, आपके सामने काबीना के सामने नुकात पेश किए गए जिसमें मुशीर एहतसाब, आप ही के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि मुशीर तिजारत यानी रज़ाक दाऊद पे अहम फैसलों की जिम्मेदारी थी। ईसीसी ने चीनी इंपोर्ट करने की मंजूरी दी, वज़ीर आज़म की सरबराही में इस फैसले की तौसीक की गई। तो आप ये इन बातों को कैसे आप इस पे बात करेंगी? देखिए, मैंने अभी उसकी रिपोर्ट देखी है, डिटेल मुझे अभी मालूम नहीं है, आज कबीना ने उस पर बात की है, लेकिन एक और कमेटी जो बनाई गई है उसको हेड असद उमर साहब कर रहे हैं और ये दोनों जो हैं एडहॉक बेसिस पे उसके मेंबर हैं और जिस वक्त 20 तारीख को अगले मंडे को उसकी मीटिंग बुलाई गई है जो इसका रिव्यू करेगी, तो उसमें मोस्ट लाइकली ये दो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं बैठेंगे। और जिस टाइम के बारे में, जिस टाइम पीरियड के हवाले से ये सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस वक्त ये दोनों काबीना का हिस्सा नहीं थे, खास तौर पे नदीम बाबर साहब। तो मोस्ट लाइकली ये है कि पाकिस्तान नदीम बाबर साहब हमेशा से हिस्सा थे ये, मतलब आईपीपीस तो उनकी आईपीपी तो थी ना वहां पे, और वो आईपीपीस के हेड थे, वो उस यूनियन के हेड थे, इसी वजह से तो उन पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लगा था प्रॉब्लम कि अब वही मुशीर तवानाई हो गए हैं जबकि उनकी अपनी कंपनी है ओरिएंट के नाम से आईपीपी। देखिए, मैंने आपको कहा है कि मुझे अभी इसकी डिटेल्स इस तरह एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 20 तारीख को जो मीटिंग होगी वो असद उमर साहब चेयर कर रहे हैं, जिसमें ये दो लोग सिर्फ एडहॉक बेसिस पे हैं और मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं बैठेंगे। तो ये सिर्फ बैठेंगे नहीं या इस्तीफा देना या फिर बात इनको काबीना से अलग करना, इन मामलात के ऊपर भी कुछ गौर हुआ है? देखिए, ये वफाक की काबीना जो है ये इस्तेहकाक होता है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो वजीर आज़म पाकिस्तान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर पॉइंट आउट किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्तेहकाक ये जो आपकी लॉ है और आपका आइन है वो ये कहता है कि ये इस्तेहकाक प्योरली वजीर आज़म का होता है। और आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बात कर रही थी कि लॉ मेकिंग के बारे में भी बात हो रही थी। ऑर्डिनेंस, कैबिनेट ऑर्डिनेंस ही दे सकती है और वो सदर इस वक्त जो है वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। जब हमारी इस वक्त रेगुलर पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है, हम सारे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो इस वक्त लॉ मेकिंग के लिए कोई ना कोई और मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा ना। हम 342 लोग इस वक्त वो नहीं बैठते हैं जाके, जब इजलास ही नहीं इस वक्त बुला सकते, आप गैदरिंग नहीं कर सकते, तो इस वक्त कैसे हम लॉ मेकिंग करेंगे? ऑर्डिनेंस ही इस वक्त जो है वो वाहिद हल है, क्योंकि काबीना ने वो करना होता है। जहां तक आप इस कमेटी और इसकी बात कर रही हैं, क्योंकि वजीर आजम ने खुद ये एक्शन लिया है, खुद उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कराई है, तो ऑब्वियसली वो इसको कहीं ना कहीं कंक्लूड करेंगे। और जहां एहतसाब की बात आ जाए, वजीर आजम से ज्यादा रूथलेस आदमी नहीं है, चाहे उनकी अपनी सगी बहनें हो, उनके अपने रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये उनका प्रिंसिपल है और इसीलिए उन्होंने ये सारी, ये पहली दफा हुआ है ऐसे हैं जो अनकन्वेंशनल है। आप काबीना का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनको एक अहम टास्क जो है वो ज़राअत के हवाले से दिया गया था, वो चेयर करते रहे उस कमेटी को। 3 लाख टन गंदम जो है इंपोर्ट करने का फैसला उन्होंने खुद किया था, किस कैपेसिटी में किया था। फिर मुशीर तजारत जो है रज़ाक दाऊद साहब, उनके ऊपर बात आ गई, उनको भी कंट्रोवर्शियल। अब ईपीपी के हवाले से और पावर सेक्टर के हवाले से मुशीर बराए तवानाई नदीम बाबर साहब भी आगे। तो अगर मतलब इन लोगों का काबीना में रहना जिनका कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वज़ीर आज़म इस पे मुतमईन है, उन्हें नहीं लगता कि जो सारी इंक्वायरी कमेटियां रिपोर्ट कर रही हैं इसमें कोई ना कोई सदाकत होगी? बिल्कुल है जी। अगर कमेटी की रिपोर्ट सच्ची ना होती और अगर कमेटी सीरियसली इन्वेस्टिगेशन ना करी होती तो रिपोर्ट लाने की क्या जरूरत थी? फिर इतना इसको झाग बनाने की क्या जरूरत थी? फिर हमें क्या जरूरत थी? हम मिट्टी डाल देते अगर हमारा इंटरेस्ट होता। वजीर आजम को खुद सारी बात करने की और ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए जो अच्छा काम हो रहा है मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करें। ये एक ट्रेंड सेट हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। एहतसाब अपने आप से स्टार्ट करें और जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाते रहे हैं पहले दिन से कि एक तो हुकूमत नाकाम होगी, दूसरा एहतसाब किया जा रहा है और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, ये उनके लिए भी एक सबक है। वैसे बाय द वे जितनी सब्सिडी हमारे माशाल्लाह नून लीग के दौर में 22 अरब की दी गई, फिर 15 अरब की दी गई, इसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती है। इसलिए ये ट्रेंड अभी चलने दें क्योंकि ये गड़े मुर्दे सारे उखड़ेंगे। शाहिद और हमारे वज़ीर आज़म ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी। उस पर उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था हमने 22 नहीं 25 अरब की सब्सिडी दी थी, लेकिन जब हमने सब्सिडी दी थी कि चीनी की कीमत 54 रुपए से 45 रुपए हो गई थी। आपने सब्सिडी दी और चीनी की कीमत जो है वो 50 रुपए से अब 90 रुपए तक पहुंचने वाली है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे 300 रुपए किलो हो जाए, जो लोग खाना ही छोड़ दें। चीनी इतना बड़ा जहर है, ये मेरे ख्याल में इसको इंडोर्स भी करें आप लोग। आपको पता होना चाहिए ये चीमा साहब असाइड, बाकी चीज़ों को साइड पे रख के मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये अपनी
मैंने अपने ये एक जिम्मेदारी ली है कि मैं लोगों को कहूँ कि खुदा का वास्ता है आटे के साथ चीनी मत लिखा करें, क्योंकि आटा आपकी एसेंशियल है, स्टेपल फूड है, चीनी नहीं है। और जब से ये कर्स आई है इस दुनिया में, ये वाइट चीनी, तब से लोग बीमार हो रहे हैं। और यकीन माने आप जरा उठा के देख लें, अमेरिका, इटली और मुल्कों में कोरोना ज्यादा फैल रहा है जहां शुगर बेस्ड लोग चीजें ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात सुन लें, ये हमारे वजीर आजम ने कभी इस किस्म का बयान नहीं दिया कि क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा है इसलिए करप्शन के ऊपर मिट्टी डाल दो। ये नवाज शरीफ साहब की माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लाइन है। वो हमेशा कहते हैं कि करप्शन को ऑनर करो, उसको खत्म करो, ताकि लोगों का जो मॉरल और सोशल फैब्रिक है वो वापस हो जाए। ने आशियाना रेफरेंस का ट्रायल जो है 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने आहद चीमा को बाकायदा उन्होंने कहा है कि एक दूसरे को फवाइद हासिल करने के लिए एक दूसरे को सहूलत मैसर की उन्होंने। आप क्या कहेंगे अब इस पे? पहले तो आप लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी जय जयकार करते हैं जब फैसले आपके हक में आते हैं, और अब क्या कैसा लग रहा है? नहीं, एक तो फर्क देखें, बात यह है कि मुझे कमल से इत्फाक है कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चीनी के साथ साथ मुझे खतरा ये है कि ये तो हर चीज़ जो है, हर जो है तमाम अशाए खुर्दनोश की कीमतें इस तरह ये बढ़ाना चाहते हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएं। तो जो कुछ बल्कि हो गई है बाहर, आवाम की सब तो पे कमर तोड़ के सब्सिडी रख दे दी दी है, उन्होंने। आज ही दी है, ऑर्डिनेंस भी आ गया है चीमा साहब। 1.5-2 साल में जो कुछ हशर हो गया है, आवाम का तो जीना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा, कमल ने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत रूथलेस हैं। रूथलेस बिल्कुल हैं, लेकिन हैं मुखालफिन के लिए, अपोजिशन के लिए, अपोजिशन की क़यादत के लिए। अपने जो दाएं बाएं लोग हैं उनके लिए कितने रूथलेस हैं ये तो वक्त बताएगा ना। वक्त बता रहा है कि किस कदर वो जो है वो क्या होता है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। बात यह है, देखें कि अगर जो आपने कहा कि जी हाई कोर्ट ने ये कहा है, हमें अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को है, अदालतों से ही हमें रिलीफ मिला है, पहले भी मिला है, आइंदा भी मिलेगा। आज तक तो ये कोई बदउनवानी, कोई करप्शन साबित नहीं कर सकते। आइंदा भी ये है कि ये देख ले कि ये जो सारी की सारी, जब तक देखे ऑब्जर्वेशंस पे आप ना जाएं, जब फैसले आएंगे, जब ये है कि कोई ठोस एविडेंस सामने रखेंगे, जो देख लें कि ये आई एम श्योर कि आज तक जिस तरह कोई ये है कि मुस्लिम लीग की क़यादत पे, नून की क़यादत पे कोई ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। हमें रिलीफ इस वजह से मिला है कि हमारे दामन साफ है, हाथ साफ है। इंशाल्लाह आइंदा भी हमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बिलावल की तरफ से तनकीद आ रही है वफाक के ऊपर, आप लोग जो हैं वो ज़रा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये खामोशी बवजूद है, कोई इसकी खास वजह है, या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त तनकीद करना मुनासिब नहीं है? नहीं, हम तो ये देखें, बात यह है कि हम तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक नेशनल इशू है, एक कौमी वबा है, उससे हम इस वक्त मिल के हमें लड़ना है। हमें इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। मैंने तो जिस तरह इब्तिदा में भी कहा कि मैं ये है कि इनकी सारी नाअहली और बदइल्ज़ामी के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि उनकी बदरीती नहीं है। उन्होंने ये है कि ये जो इसको टैकल करने में, हैंडल करने में मिसमैनेजमेंट का जरूर सबूत दिया है, लेकिन ये बदरीत नहीं है। हमें मिल के ये है कि ये इसको मसले को हल करना है। टाइम फॉर ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। कमल, एक टॉपिक के साथ, कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की बरतरफी का मामला जो है वो कोर्ट में जब आया, ज़ेर समाअत तो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के इख्तियारात से तजावुज़ पर सवाल पर उन्होंने कहा कि नैब को भिजवाने की तरफ चला जाए। अब इसी तरह का एक मामला जो, और हुकूमत ने अपनी गलती मानी है, उन्होंने कहा है कि अगर आप अदालत कहती है तो जमील अख्तर साहब जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन है उन्हें बहाल कर दिया जाए। लेकिन इसी तरह की बात पे शाहिद खान अब्बासी साहब नैब को भुगत चुके हैं। वो जो जहाँ पे के इख्तियारात से तजावुज़ करके उन्होंने PSO का MD जो है वो लगाया। ये जो मामला हुकूमती लोगों के आते हैं तो वहाँ पर इतनी हमें गर्मी नहीं दिखाई देती, वहाँ पे इतनी हमें पकड़ धकड़ नहीं दिखाई देती। मुझे फ़रा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ सकी हूँ आपकी बात को, देखें ये इंतज़ामी अमूर है, मुझे इसके बारे में इतना एग्जैक्ट पता नहीं। इसका ज़्यादा अली ज़ैदी साहब बता सकते हैं या उनके मुतल्लिका इदारे के लोग बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। तो बेहतर होगा कि अली ज़ैदी साहब को डायरेक्ट लाइन पे लेके और उनसे बात कर ली जाए। लेकिन अदालत ने इसमें क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ का मामला जो है वो तो नैब की तरफ, और आप लोग इसको इंडोर्स करते रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब की नैब में तहवील कि बाकी PSO का चेयरमैन उन्होंने क्यों लगाया इख्तियारात से तजावुज़ करके। एक असूल की बात हो रही है कि असूली मौके पे अब ये फरा बात सारी है, ये क्राइटेरिया तो नैब के लोगों ने सेट करना है और अदालत ने सेट करना है कि कहाँ पे इख्तियारात जो हैं उससे आगे निकला गया है या उसके अंदर रहते हुए बात की गई है। इस पे मेरा कमेंट इस वक्त बनता नहीं है, तो या तो नैब का तर्जमान कोई बात करे तो
फिर वो ठीक ये है। कंपैरिजन बता सकते हैं कायरा कि साहब, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो किस बुनियाद पे हुई जी है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें ओवर एस्टिमेशन के हवाले से क्लियर कर दीजिएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 10 दिनों में 400 ऐसे अफराद की मैयतें लाई गई जेपीएमसी में, जो जिनके बाद में एक्सरे किए गए तो पता चला कि उनके अंदर कोरोना की पेचीदगियाँ, उनके लंग्स इफेक्टेड थे जैसे कोरोना की सूरत में होते हैं। जबकि जेपीएमसी के जो हेड हैं सीमी जमाली, उनका कहना है कि इतने लोगों की अमात तो वैसे भी हो जाती है। इससे पहले फैसल ईदी साहब भी कह चुके हैं कि वो मुख्तलिफ ऐसी अमात और ऐसी डेड बॉडीज़ उठा रहे हैं। तो क्या आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो डाटा है उसमें जो फिगर्स हैं वो सही नहीं है? बहुत सारे लोग जो कि कोरोना के जिनके टेस्ट नहीं हुए उनकी अमात हो रही हैं और उनकी शुमार नहीं हो रहा अमात में कोरोना की वजह से। मैं इस बारे में कोई क्लियर नहीं हूँ, मैं ऐसी खामखा इस पे बात करूँ। मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक टेस्ट नहीं होंगे, पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसकी मौत जो है वो किस तरीके से हुई है। अगर कोरोना से किसी की हुई है तभी आपने, अगर उसका तो एक सिम्टम सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन अगर घर से स्टेटमेंट है ना, उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस आए हैं जिसके मैं आपकी बात समझता हूं, अगर घर से आएंगे, डेड बॉडी अगर किसी की आई है या हॉस्पिटल में आकर वो बंदा फौरन फौत हो जाता है, इमरजेंसी में फौत हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है फरा, वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है कि उसका पोस्टमार्टम हो। बहुत सारे लोग जो है वो पोस्टमार्टम कराते नहीं है। मर्डर के बाद भी कई ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जिन्होंने कोरोना रूल आउट हो जाएगा कि उनमें कोरोना था या नहीं था। कमल, ये इसी तरह से मैं एक बात करना चाहता हूँ। कंवल ने एक दो पहले बात की कि लॉकडाउन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने सही प्रॉपर प्लान नहीं किया हुआ था। तो मैं कंवल से ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, अभी आप उन्हें टाइम दे रही हैं, कि क्या जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दूसरे दिन स्पीच की और कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सारा कुछ, और फिर उससे अगले दिन पंजाब ने लगा दिया, तो क्या पंजाब ने और वफाक ने प्लानिंग की हुई थी? क्या केपीके के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने की हुई थी प्लानिंग? और दूसरा आपने 300 का कहा है कि 300 रुपए चीनी होनी चाहिए। खुदारा आप मेहरबानी करके जो साहब गैर जरूरी बातों से परहेज करें, वक्त नहीं है ना इस वक्त। कमल, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उन्होंने भी 10,000 अम्मात डिक्लेयर की थी कल तक, और उसमें उन्होंने उन लोगों को भी शुमार किया जिनकी अम्मात टेस्ट नहीं हुए थे लेकिन उनको शुबा है कि वो कोरोना की पेचीदगियों की वजह से है। आपको लगता है कि हमारे यहाँ हम इस चीज़ को थोड़ा सा सरफे नज़र कर रहे हैं, सिर्फ जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हीं को हम, और इस बिना पर शायद हम मामले की संगीनी का एहसास नहीं कर सक रहे? नहीं फरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको लॉन्च करने की पहले भी कोशिश की गई। एक दो एंकर हजरात हैं जो इन्होंने इस तरह के ब्लेम्स जो हैं वो लेवल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने बड़ा सिंपल फार्मूला किया। उन्होंने पिछले महीने, उससे पिछले महीने और उससे पिछले महीने के पैटर्न्स देख लिए कि कितने लोगों की अमवात होती है मुख्तलिफ अमराज की वजह से, और वो उसके बाद जितने लोग दफन हुए हैं कब्रिस्तान में वो उन्होंने सामने रख दिया है। तो देखें, इसमें आपने अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है तो उसको आपने कहीं तदफीन तो करनी होती है ना, या खुदा न खास्ता उनको आप किसी और इंक्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है। इसलिए इस किस्म के मामलात जो अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे चीमा साहब भी, ये खौफ व हरास फैलाने का एक बहुत आला तरीक़ेकार है कि आप कहें कि लोग तो बहुत ज़्यादा बेतहाशा मरे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में उस तरीके से अमवात जिस तरह एक्सपेक्टेड थी उस तरह नहीं है। और मैंने और वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन की, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुखालफत नहीं की थी। उन्होंने कहा था तरीके से चले, सिस्टमैटिकली लॉकडाउन करें, एकदम सब कुछ बंद ना करें। तो ये एब्सोल्यूट बयान देना कि वज़ीर आज़म ने मुखालफत की थी और उधर से हो गया। दूसरी बात क्लियर कर दूं कि उन्होंने कभी किसी चीफ मिनिस्टर को डिक्टेशन नहीं दी है, वो खुद करते हैं जो उन्होंने डिसीजन लेना होता है, जो ऑन ग्राउंड होता है। और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि आप हर चीज बंद मत करें, आप कुछ इंडस्ट्री सिलेक्टिव चीजें और दिहाड़ीदार लोगों का एक तरीकेकार हमें जिसको फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली मसला सारा ये कि एक हमारे पास अवाम, अच्छा कमल, रमजान जिनके पास तो लिटरेसी भी नहीं है, इग्नोरेंस है। एक मुझे सिर्फ जुमला पूरा करने दें। हमारे पढ़े लिखे लोग भी एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं जब कोरोना की बात है। जब रमजान मुबारक में मजहबी इज्तिमात जो है वो यकीनी तौर पर हर एक शख्स का दिल करता है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो, लेकिन आपकी उस हवाले से कोई हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह हुई है जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मजहबी रहनुमाओं को लेके कॉन्फिडेंस में वो किया रहे? क्योंकि अगर ये इज्तिमात होंगे या और भी इस तरह के इज्तिमात जो है वो जारी रहेंगे तो शायद ख़तरे का बायस हो। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, इसके अलावा उन्होंने 2-3 और रहनुमाओं को फ़ोन किया, अपोजिशन के भी और जो मजहबी रहनुमा भी हैं। इसके अलावा 18 तारीख का जो है वो एक इजलास बुलाया गया है, कल मोस्ट प्रॉब्ली वो बुलाया जाएगा, जिसमें तमाम जय्यद उलमा और तमाम जो आलिम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं वो बैठें और उसको मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है पाकिस्तान में कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं
वो कई कन्विंस हो जाते हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं कन्विंस होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि सबको एक तरीके से कन्विंस करके, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को एक समझा सके कि ये एक ऐसी वबा है जिसकी वजह से अगर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी बंद की जा सकती है तो हमारी क्या औकात है, हमें इंसानों की जिंदगियां बचानी है और लोगों को हमने एहतियात और दूसरी तदाबीर के तरफ लेकर आना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब को जब चौधरी शुगर मिल्स में नैब ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो कोरोना की वजह से, और जाहिर है कैंसर पेशेंट हैं और उम्र भी उनकी है, तो वो नहीं हाजिरी से उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब तो अगर मैं गलत नहीं कह रही तो इस सोच के साथ आए थे कि वो कोरोना के लिए लड़ेंगे और वो सारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फ्रंट लीड करेंगे सारी चीज़ों को, तो वो तो तैयार नहीं है बाहर निकलने के लिए भी। नहीं, उन्होंने तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कई बुलाई हैं और मैं भी उसमें कई कॉन्फ्रेंस में शामिल रहा हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ जो कंसर्न लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनको बुलाया है, उनसे ये है कि बात की है, उनसे मशवरा लिया है और फिर ये है कि उन्होंने बेशुमार ये है कि ये देखें 10,000 पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स जो है उन्होंने तकसीम की हैं अस्पतालों में। आपको पता है इस तरह का और रिलीफ वर्क जो है उसको वो लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और हमारी अपनी पार्टी हर हल्के में कुछ ना कुछ कर रही है जो अल्लाह ताला ये है कि उसमें ज़ाहिर है कि पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो इंसान का और अल्लाह का मामला है। लेकिन एक फरमा एक जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि पीटीआई में ये नहीं है कि अफराद की कमी है, कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो है ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल जो है ये अपनाते नहीं है। आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो एक जो एडवाइजर्स के बारे में, स्पेशल असिस्टेंट्स के बारे में, देखिए बात ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है हेल्थ का, तो हेल्थ के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, देखिए बात ये है कि हालत ये है कि जो डॉक्टर्स की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि ये है कि विच इज सिंबल ऑफ आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पीएमडीसी, उसको तबाह करने में उनका रोल। फिर बेशुमार एडवाइजर रखे, 10-10 लाख से ज्यादा ये मंथली वो सैलरी पे। फिर ये है कि बेशुमार मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जो थे इनके दौर में उनको रजिस्टर किया गया। जब ये है कि ये मामला खुलेंगे तो बड़े घपले सामने आएंगे। ये क्यों नहीं, ये बाहर से इंपोर्टेड क्यों इस तरह लोगों को रखते हैं, अपने इनके लोग जो इलेक्टेड है उनसे क्यों नहीं काम लेते। बिल्कुल ठीक। कमल, इसके बारे में थोड़ा सा कर दीजिएगा। ये पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा है, उन्होंने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की है, जिसमें से एक ये है कि ड्रैप जो ड्रग अथॉरिटी है उसके जो सीईओ लगाए गए हैं उनकी डिग्री भी सही नहीं है, उनका इल्जाम है जो चीफ जस्टिस साहब को कन्वे किया गया जफर मिर्जा साहब को लेकर, और वज़ीर आज़म ने भी उनको कहा है। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है इस पर आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये तो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि उन्होंने किसको अपना एडवाइज़र रखना है और किसको नहीं रखना है। आपने इन्होंने सजेशन दी है, अच्छी सजेशन है। अगर वज़ीर आज़म को सही लगेगी कि कोई बंदा इतना कॉम्पिटेंट है कि वो काम कर सके तो ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन ये प्योरली वज़ीर आज़म का अपना इस्तेकाक है और इसको हम उनसे अलग नहीं कर सकते। बाकी आपने शुरू में डॉक्टर्स को अगर हिफाजती किट्स नहीं मिलती, चले वो आप कर रहे हैं, लेकिन तशद्दुद करना, पुलिस के जरिए से उनको टारगेट करना, ये आपके ख्याल में मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इस पर वज़ीर आज़म ने बहुत सख्ती की थी और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया था कि क्यों एक हमारे इस वक्त मर्द मुजाहिद हैं, वो जो बिल्कुल अपने आगे मेरे अपने मामू हैं और बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो रोज़ाना जाके बड़े इंटेंसिव केयर में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो जाहिर है वो अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे हैं जब बाकी सबको कहा गया कि। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में साथ रहने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। कल मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।